हाँ ठीक है, चलिए देखो, इस क्लास में आपको सिर्फ एक ही चीज़ हम पढ़ाएंगे जो इम्पोर्टेंट है और जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और इस बार भी उम्मीद है कि पूछा जाएगा वैसे गेस किए हुए क्वेश्चन, क्योंकि आप 10th में पहली बार आए हैं और हम 10th में 8 साल से हैं, समझ रहे? हम 10वां में 8 साल से हैं, आप तो पहला बार आए हैं। आप फिर चले जाइएगा, हमारा 9वां साल आ जाएगा, तो हमको एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो अभी हम जो आपको चीज़ें बताने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर पर भी हम लोग चैप्टर का भी विश्लेषण करेंगे, यानी कि हर एक चैप्टर को जो है संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हो या सब्जेक्टिव टाइप हो जो भी पूछा जाएगा, ठीक है, उस पर हम लोग विशेष फोकस रखेंगे। चलिए, तो पहला चैप्टर है आप लोगों के हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है? सबसे पहली बात तो इस चैप्टर के लिखने वाले आदमी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। इनके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे ना, एक दलित परिवार से थे, ठीक है, और उस समय छुआछूत की भावना लोगों के मन में इतना अधिक था, है ना, कि उनको कोई अपने साथ बैठने नहीं देते थे, कोई उनसे बात करना पसंद नहीं करता था। और जब वह क्लास में पढ़ने जाते थे तो शिक्षक जो है उनका किताब कॉपी नहीं छूते थे, उसको कोना में बैठाते थे सब बच्चा से अलग, है ना। इतना उस समय जो है छुआछूत की भावना लोगों के मन में था, अरे भाई ये दलित है, इसको हटा के रखो। लेकिन उतना कष्ट, उतना दुख होने के बावजूद भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महान व्यक्ति बने जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं और कई पीढ़ियां उनके बारे में जानेंगी। हमारे देश में जो संविधान है जो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, वो संविधान के जो है लेखक वो है, ठीक है, प्रधान थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं उनके जीवन में, तो उन्होंने अपने जीवन से रिलेटेड एक कहानी के माध्यम से बच्चों को समझाने की कोशिश की है कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का रूप है या नहीं है। तो उन्होंने अपना हिसाब से बताया, हमको पढ़ के इस चीज़ों को समझना है कि श्रम विभाजन रियली में यह जो है जाति प्रथा पर आधारित है या नहीं है। एक समय था, यानी कि उस समय की बातें अगर हम करें तो उस समय जो जिस जाति का था उसको वही काम करना था, वह वो काम छोड़ करके दूसरा काम नहीं कर सकता था। यानी कि कुछ एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जो धोबी हैं, जिनको आप धोबी कहते हैं वास्तव, उनका काम कपड़ा धोना था तो वो सिर्फ कपड़ा ही धोएगा, दूसरा काम वो नहीं कर सकता है, चाहे उसका मन हो या ना हो, है ना। जो मोची है उसका काम है जूता चप्पल सीना, उसको साफ करना, वही काम उसको करना है, चाहे उसका मन हो या ना हो, है ना। जो नाई है उसका काम है बाल दाढ़ी बनाना, वो वही काम करेगा चाहे उसका मन हो या ना हो। यानी कि जाति प्रथा जो है काम को भी मतलब काम के हिसाब से जाति प्रथा बना हुआ था। यानी कि आप ये कहिए कि काम के हिसाब से जाति था और जाति के हिसाब से काम था, ठीक है ना। यानी कि जो जिस जाति का है उसको वही काम करना है, दूसरा काम वो नहीं कर सकता था। तो इस चैप्टर में ऐसे ही बहुत सारी बातें लिखी गई है, जो आप लोग कहानी भी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको जो है बेसिकली अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको समझना है। तो इस चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं कि एग्जाम में जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है? तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो जिस जाति का है उसको जबरदस्ती वही काम कर रहा है, चाहे उसका मन हो या ना हो। तो स्वाभाविक विभाजन कैसे हुआ? अब जो जात का नाई है, अगर उसका मन हो कि भाई हम दूसरा काम करें, लेकिन उसको नहीं, कैसे काटना जबरदस्ती, दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकता है, तो ये स्वाभाविक विभाजन कैसे हो गया भाई? स्वाभाविक का मतलब कि आपके स्वभाव के हिसाब से आप जो चाहे वो कर सकते, तब हुआ ना। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं था, तो इसीलिए कहा गया है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों?
क्योंकि जाति प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें जिस जाति के लोग हैं उनको वही काम करना है, दूसरा काम वो नहीं कर सकते। इसीलिए जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे? अब उस समय की बात करें तो जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण था। रीजन, अब भाई जो जिस जाति का है उसको वही काम करना है, उसको मने नहीं है उस काम में, कैसे करेगा वो? यहाँ तक कि भूखे मरने की नौबत आ जाती थी, लेकिन लोग दूसरा काम उसको करना ही नहीं था तो कर नहीं पाता था। जबरदस्ती वो जिस जाति का है उसको वही काम करना है। तो इसके लिए जो है देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, लोग की इच्छा के हिसाब से काम नहीं कर सकता था वो, तो इसके लिए तो भाई बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही, है ना। तो इसके लिए जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कैसे बनी हुई है तो आप समझ गए, क्योंकि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं था, इसीलिए लोगों का मन नहीं होते हुए भी उसको वही काम करना पड़ता था, इसीलिए बेरोजगारी बढ़ी, है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक विभाजन का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? एक कुशल व्यक्ति का निर्माण कैसे हो सकता है, या फिर एक अच्छे समाज का निर्माण कैसे हो सकता है, ये बताइए। तो भाई कुशल व्यक्ति से ही कुशल समाज बनेगा, यानी कि अगर जिस समाज में आप है अगर उसमें सभी लोग खुश है तो समाज खुश है, नहीं है तो नहीं है। यानी कि व्यक्ति अगर कुशल है तो समाज भी कुशल होगा, स्वाभाविक स्वरूप है। अब व्यक्ति कुशल कब होगा? जब उसको उसके हिसाब से काम मिलेगा, उसको जिस काम में मन है वो काम करने को मिलेगा, आप समझ रहे हैं, तभी ना वो रुचिपूर्ण रूप से वह काम करेगा, उसको मन लगेगा काम करने में, तो एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। व्यक्ति कुशल होगा तो समाज भी कुशल होगा। बात समझ में आए? अगर आपसे पूछा जाए कि कुशल व्यक्ति या सक्षम समाज, समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है, तो कुशल व्यक्ति या सक्षम समाज का निर्माण करने के लिए व्यक्ति का रुचिपूर्ण होना अति आवश्यक है। किसी भी काम में उसका मन लगना अति आवश्यक है। जब वो अपने मन लायक काम करेगा तो खुद ही एक सक्षम समाज का निर्माण होगा। बात समझ में आया? क्या रे हीरो, कथी देख रहा है, कुछ है क्या? चौथा क्वेश्चन। लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? तो ये आदर्श से रिलेटेड क्वेश्चन है, जवाब आदर्श से देगा। चलो आदर्श बता। क्वेश्चन है लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए, और लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए, है ना। तो लेखक के अनुसार आदर्श समाज में जो गतिशीलता है वह तब होगा जब लोगों के बीच प्रेम भाव होगा और सभी को अपनी काम करने की पूर्णतया आज़ादी होगी। वह जो चाहे वह काम कर सकता है, सभी के बीच प्रेम भाव रहेगा, हर लोग एक दूसरे की सहायता करेगा, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, सभी वर्ग के लोग मिल करके अगर एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी एक आदर्श समाज का निर्माण होगा। बात समझ गए? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होगा, है ना। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होगा, तो वह वैसा होगा जिसमें सभी लोग प्रेम से मिलजुल कर रहेंगे, है ना, अपने राष्ट्र हित का सोचेंगे, है ना, अपने लोक हित में सभी जाति धर्म समुदाय के लोग मिल करके सोचेंगे और कार्यरत रहेंगे, तभी यही उनका सोच है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होगा, क्वेश्चन पूछे तो आप बताइए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज जो है वह समाज होगा जिसमें सभी लोग भातृत्व प्रेम भाव से मिल करके रहे, अपने राष्ट्र हित की बातें करें और सभी वर्ग और समुदाय के लोग मिल करके एक साथ रहे। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? तो अंबेडकर जी जो है बात करते हैं जाति प्रथा की विडंबना के बारे में। जाति प्रथा के जो पोषक हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जाति प्रथा को अभी भी मानते हैं, अभी इस युग में भी, यानी कि 2025-26 में भी लोग अभी जाति प्रथा को मानते हैं। बहुत ऐसे लोग तुमको अपने समाज में मिल जाएंगे जिसके यहाँ तुम जाओगे ना तो तुम्हारा नाम से पहले तुम्हारा जाति पूछेगा। ठीक है, अभी भी कुछ ऐसे लोग तुमको मिलेंगे जिसके दरवाजे पे तुम जाओ तो वह तुमसे नाम से पहले तुम्हारा जाति पूछेगा कि भैया किस जाति के हो। समझ रहे हो? तो अभी भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, अभी भी बहुत लोग हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है, तो अंबेडकर जी जो है जातिवाद की विडंबना की बात करते हैं और इसके पोषक की अभी भी कमी नहीं है। लोग अभी भी जाति पाति को मानते हैं और यह सबसे बड़ी विडंबना है। ठीक है, अरे कुछ समझ में आ रहा है कि सीधे हम प्रवचन दे रहे हैं? याद वाद हो रहा है कि नहीं? घर से प्रैक्टिस करना, क्योंकि अब ये लास्ट मौका है। अगर अब चूके कहानी हिट है, याद रखना। हाँ, चलो एक और क्वेश्चन, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? तो श्रम विभाजन जो है एक सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज मतलब परिपूर्ण समाज जिसमें सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर रहे, एक अच्छा समाज निर्माण करे, उसी को हम कहेंगे सभ्य समाज। वो बता दिया। हाँ, अगला चैप्टर विष के दांत, इसके लेखक कौन है? चलिए तो इस कहानी पर थोड़ा सा जो है चर्चा किया जाए। विष के दांत, समझ रहे हो? सपेरा को कभी देखे हो सांप पाले हुए? वो जब सांप को पकड़ता है तो सबसे पहले क्या करता है जानते हो? दांतें तोड़ देता है उसका। और उसके विष के दांत कोई और होता है, दूगो, ऊपर से दूगो दांत अलग होता है। और वही दांत जब हलता है तो उसके शरीर से विष जो है आदमी के शरीर में फैलता है और आदमी निपट जाता है। लेकिन सपेरा होशियार है, पकड़ के पहले उसी के दांत को तोड़ता है। तो इस कहानी में सांप के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन सांप से भी खतरनाक प्राणी के बारे में पढ़ना है। और जानते हो सांप से भी खतरनाक क्या है? इंसान। ठीक है, सांप तो अपनी सुरक्षा में जब उसको लगेगा कि मेरी जान खतरे में है तब वो डंक मारता है, लेकिन इंसान अपनी लोभ में, लालच में, मोह में, ईर्ष्या में, द्वेष में मौका मिले डंक मारेगा। ठीक है ना? और सांप का डंक तो आदमी के मृत्यु लोक तक पहुंचा देता है, लेकिन आदमी का मारा हुआ डंक लोगों को मौत से भी बदतर स्थिति में डाल देता है। ठीक है, तो इस कहानी को पढ़ करके आपको ये चीजें समझनी है कि आप जिस समाज और समुदाय में हैं उसको आप समझेंगे, है ना? ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, आपको अपने जीवन में उतारने के लिए एक लक्ष्य है, लक्ष्य देता है और एक सीख देता है कि आप कैसे अपने समाज में सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कहानी पे प्रकाश डालते हैं। यह कहानी सिर्फ एक लड़का पे आधारित है और वह है मदन। ठीक है, मदन एक उसका बेटा रहता है, उसका सेन साहब के यहाँ काम करने वाले जो है मुंशी किरानी, उसका बेटा होता है मदन। इस कहानी का जो पात्र है मदन, और मदन एक ऐसा ठेठ लड़का है और उसको कहे तो सबसे बेस्ट लड़का है, जिसके आगे न धन दौलत कोई भी चीज मायने नहीं रखता है सिवाय सत्य के। वो सत्य बोलता है और सत्य के लिए लड़ता है। ठीक है, इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक कार, काले कलर की कार को उसका ड्राइवर शोफर साफ कर रहा होता है। मदन उसी समय वहां जाता है तो कार को वो छू करके देखने की
कोशिश करता है तो ड्राइवर उसको धक्का दे देता है, गिरने की वजह से उसका घुटना उठना सब छिला जाता है। अब मदन उठता है, कस के ड्राइवर को मारने जाता है, वहां पे और लोग सब भी आ जाते हैं, सब उसको पकड़ लेता है। 11 बज गए, चलो, है ना। उसका घुटना उठना सब फूट जाता है। अब लोग सब वहां जमा हो जाता है। मदन बार बार उस ड्राइवर को मारना चाहता है, लेकिन लोग वहां जमा हो जाने के बाद जो है सेन साहब भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि भाई माजरा क्या है। तो ड्राइवर मदन के खिलाफ उनको गवाही देता है कि ये आपके कार को जो है स्क्रैच लगाना चाहता था, गंदा करना चाहता था, कुछ भी, है ना, इसके लिए हम इसको धक्का दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मदन भी गरीब है, ड्राइवर भी गरीब है और अमीर सेन साहब है। अब देखो कि अमीर के चापलूसी करने के चक्कर में दोनों गरीब आपस में लड़ लेते हैं। इससे इस कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन निकल के आया, ये है ना, कि झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर जीत महल वाले की होती है। क्यों? सवाल, अगर झोपड़ी वाला यानी कि गरीब आदमी और अमीर आदमी में अगर लड़ाई होता है और केस भी अगर कोर्ट कचहरी में जाता है तो जीत हमेशा महल वाले की यानी कि अमीर आदमी की होती है। क्यों होती है? उसके पीछे का रीजन क्या है? तो उसके पीछे का रीजन है गरीब आदमी खुद गरीब का दुश्मन है। मान लो बेचारा छू के देखना चाहता था, 1 मिनट के लिए कहानी से बाहर निकल करके सोचो, थोड़ा टच करके देखिए लेता तो क्या दिक्कत हो जाता। छूने से भाई घसा तो नहीं आ जाता, स्क्रैच नहीं आ जाता। चाहे उसको प्यार से मना भी कर सकता था, भाई नहीं छुओ, तुम दूसरे का सामान है, नहीं छूने देता, उसको मारने की क्या जरूरत थी, है ना। तो ऐसी कई सारी चीजें इस कहानियां में है। एक तो ये घटना से आपको यह शिक्षा मिलती है कि गरीब गरीब का दुश्मन है। दूसरी उसमें एक और घटना घटती है कि जब मदन खेल रहा होता है लट्टू का खेल, तो वहीं पे पहुंच जाता है उसका बेटा, सेन साहब का बेटा खोखा, है ना। अब वहां पहुंच जाता है तो वहां पे देखता है सबको खेलते हुए, तो कहता है हम भी खेलेंगे। मदन कहता है हम नहीं खेलने देंगे, हालांकि ओकरा तो झगड़ा हो रहता है, ओकरा पहले से पीत लहर रहता है, कहता है हम नहीं खेलने देंगे, और जबरदस्ती कहता है हम खेलबे करेंगे। बस मदन पकड़ता है, देता है दूगो दांत गायब, है सीधे उसका 2 दांत टूट जाता है, इतना मारता है उसको। अब वो रोते फोते घरे जाता है, वहां पर भी कांड होता है। अब बेचारा मदन डरे, हालत खराब कि अब हमारा बाबू को पता चलेगा तो हमरा तो बड़ी मार मारेंगे, है कि हम उनके मालिक के बेटा को मार दिए। लेकिन हुआ इसके विपरीत। जब सारा कहानी पता चला तो मदन के पिताजी गिरधर लाल मदन को मारने के बजाय उसे गले से लगा लिए, ये सोच करके कि ये मेरा बेटा है, ये सोच करके ही नहीं, इसलिए कि वह धन दौलत के आगे नहीं झुका, डरा नहीं और सत्य पे टिका रहा, है ना। हाँ, उसको जो है गिरधर जी मदन को मारने के बजाय उनको गले से लगाए, बेटा को अपना, है ना। ये हो गई दूसरी घटना। ठीक है, इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी धन दौलत के लालच के चक्कर में आकर के गलत नहीं करना चाहिए। जो हम हैं सत्य है, गरीब हैं तो हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब उसमें तीसरी घटना। ठीक है, सभी लोग बैठ करके अपना अपना बेटा का तारीफ करते रहता है। हम अपना बेटा को बिजनेसमैन बनाएंगे, हम अपने बेटा को डॉक्टर बनाएंगे, हम अपने बेटा को दिस बनाएंगे, हम अपने बेटा को दैट बनाएंगे, 10 रंग का बात करता रहता है सब। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे रोचक घटना क्या घटती है कि जो क्या दोस्त रहता है उनका नाम, पत्रकार महोदय, उनसे पूछते हैं, सेन साहब से पूछता है कि भाई आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं। तो सेन साहब कहते हैं हम अपने बेटा को तो इंजीनियर बनाएंगे, और उसी हिसाब से उसका व्यवस्था भी घर में कर रखे हैं। और पत्रकार महोदय जिससे पूछते हैं कि भाई आप अपने बेटा को क्या बनाना चाहते हैं, तो कहते हैं हम अपने बेटा को तो भाई जेंटलमैन बनाएंगे, यानी कि एक अच्छा इंसान बनाएंगे, और व्यवसाय जो उसको करना होगा करेगा, इंसान अच्छा होना चाहिए। और ये बात सुन करके तो सेन साहब के आग लग गया पूरे तन बदन में, हट करके रह गए। उनका बात सुन करके उनको बहुत बुरा लगा, लेकिन भाई बात तो सत्य था। ठीक है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं इस कहानी में। ये कहानी भी बहुत इंटरेस्टेड है, आप शुरू से अंत तक पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे जो है शुरू करते हैं। हाँ,
क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं इसका। क्या, चलिए पहला क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है और क्यों? आपके हिसाब से, कहानी को पढ़िए, कहानी को हम बताएं। अब आपके हिसाब से इस कहानी के नायक कौन है? नायक मतलब क्या? जिस पर पूरा कहानी रहता है। तो आपके हिसाब से मदन है तो मदन, आपके हिसाब से खोखा है तो खोखा लिखिए आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो मदन ही है, क्योंकि मदन ही पूरा कहानी का जो है करता धरता दिख रहा है हमको इसमें, लेकिन उसमें खोखा भी बहुत उटपटांग काम करता है, तो आप खोखा भी लिख, मतलब आप कहानी को पढ़िए और आपको जो उसमें मेन आदमी दिखता है आप उसका नाम लिखिए। अब इसमें कहानी पूछ रहा है आपकी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है और क्यों है ना? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम अपना हिसाब से, हम अपना व्यू बता रहे हैं कि मदन इस कहानी का नायक है, क्योंकि पूरी कहानी इसी के चारों तरफ घूम रही है, इसीलिए मदन इस कहानी का नायक है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कासू और मदन की लड़ाई कैसी है? ठीक है, तो कासू और मदन की लड़ाई हड्डी और मांस जैसी है। अब एगो भाई बंगला के रईस आदमी है, एगो झोपड़ी के गरीब आदमी, उस दोनों के बीच का लड़ाई कैसा होगा? ये बेचारा गरीब घर के रूखी सूखी रोटी खा ले ऐसी तगड़ा था, और महल में पलाल पोसाल दुलार प्यार में एक फैट में तो 2 दांत भसका दिया, और 2-4 को मारता तो पता चलता 32 गायब हो गया है ना। तो कासू और मदन की लड़ाई कैसी है? तो कासू और मदन की लड़ाई जो है हड्डी और मांस की जैसी है, बंगले और झोपड़ी वालों की लड़ाई जैसी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? इस प्रसंग द्वारा लेखक क्या दिखलाना चाहता है ना? कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? लट्टू का खेल है ना। और इससे लेखक हमको ये बताना चाहते हैं कि बच्चे में भी ईर्ष्या होती है ना, बच्चों में भी दुश्मनी होती है। देख लिया था ना, एकरा से मार हुआ था, एकरा घरे गए थे तो एक गाड़ी को छूने के लिए ड्राइवर हमको मारा था, इसके लिए हम इसको खेलने तो नहीं देंगे। इस बात से यह पता चलता है कि बच्चों के मन में भी ईर्ष्या की भावना होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? अभी हम बताए हैं, झोपड़ी और महल की लड़ाई में कौन जीतता है? महल वाला जीतता है। और झोपड़ी और महल की लड़ाई में कौन हारता है? झोपड़ी। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है भाई, एग्जाम है ना, जरूरी नहीं जो बुक में है वही पूछते, हो सकता है कहीं घुमा दे, तो आपको दोनों तरीके से रेडी रहना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? तो मदन हक्का बक्का इसलिए रह गया कि उसके पिताजी अक्सर उसको पीटते थे, और उस दिन उसको पीटने के बजाय गले से लगा लिए। तो अचानक जो यह वो अपने पिता के स्वभाव में परिवर्तन देखा ना, यह परिवर्तन देख करके वह हक्का बक्का रह गया। ठीक है। मैक्स मुलर, अब इससे इस चैप्टर में जो है ये भी कुछ मतलब विशेष है। इस चैप्टर में कहने का मतलब ये है कि मैक्स मुलर जी हमारे पूरे भारत के बारे में और भारत के इतिहास के बारे में बताते हैं इस चैप्टर में, कि जो भी इंडिया में इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिए, हमारा देश धर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान देश है ना। यहाँ लोग हर धर्म की इज्जत करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर समुदाय के लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं। तो वही चीज जो है मैक्स मुलर लिख रहे हैं इस चैप्टर में कि भारत से हम क्या सीखें, तो भारत जो देश है उससे वो क्या सीख के गए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे जो पहला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो भारत में प्राचीन काल में ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय शासन की प्रणाली प्रचलित थी। प्राचीन काल में ग्राम पंचायत के लोग ही गांव को चलाते थे। अगर कोई चोरी करते पकड़ा गया, डकैती करते पकड़ा गया, तो गांव में पंचायती बैठता था और पंच परमेश्वर उसको सजा देते थे। ठीक है। तो ग्राम पंचायत जो है ग्राम के पंच द्वारा चलाया जाता था, और उसकी पूरी प्रणाली जो है वही लोग संभालते थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? भारत से हम क्या सीखे, पाठ के आधार पर बताइए।
धर्म की दृष्टि में भारत अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि धर्म के उद्भव और उसके नष्ट होने वाले रूप का यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान यहाँ होता है। यह वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की जन्मभूमि है, तो इस्लाम और ईसाई धर्म की शरण स्थली भी है। यहाँ विभिन्न धर्मावलंबी सदियों से हिल मिलकर रहते हैं, मतांतर यहाँ प्रकट और विकसित होते हैं। चलिए, क्वेश्चन है धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है और भारत से हम क्या सीखे, पाठ के आधार पर बताना है। तो धर्म की दृष्टि से भारत हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। रीजन, यहाँ सिख धर्म का, ईसाई धर्म का, हिंदू धर्म का जन्म हुआ। क्रिश्चियन जैसे धर्म को हम भारत में जो है शरण मिला, स्थान मिला। यहाँ यह एक ऐसा देश है जो सभी धर्म के लोगों को मिलाकर चलने वाला देश है। धर्म प्रधान देश मैंने इसको पहले ही बोला था, इसीलिए क्योंकि यहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं और सभी धर्म के लोग एक साथ काम करते हैं, इज्जत करते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान देते हैं, है ना, इसलिए। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन, भारत में भारत का दर्शन, भारत में भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? गांव में हो सकता है। क्यों? क्योंकि गांव के लोग मिट्टी से जुड़े लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं। यहाँ असली मेहनत, असल जिंदगी, लोगों को अपनी कमी होते हुए, घर में हर चीज का अभाव होते हुए जीवन जीने का सलीका अगर कहीं सीखता है लोग तो वह गांव में होता है। गांव में बड़े बड़े बंगलों नहीं है, लाइट बिल की जो है बिजली की बेहतरीन सुविधा नहीं है, यहाँ बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट या फिर लोगों का पर्सनल कार ऐसी चीजें नहीं चलती है। लोग बैलगाड़ी से अपना खेत जोतते हैं, ट्रैक्टर से खेत जोतते हैं और खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ लोग अभाव में, है ना, अपने लिए रोजगार ढूंढता है और अपना जीवन यापन करता है। इसीलिए सच्चे भारत के दर्शन सिर्फ गांव में हो सकते हैं। आपको मॉडर्न कहते हैं भाई, वो सच्चे भारत नहीं है, वो तो जो है दूसरों की जिंदगी हो गई, ब्रिटिश लोगों की जिंदगी हो गई, अंग्रेज की जिंदगी जी रहे हैं वो लोग, और हम लोग भारतीय उसके जीवन को अपना रहे हैं। तो असल जिंदगी तो हम लोग गांव वाले जी रहे हैं ना। गांव में जो है लोग प्रेम भाव से मिलजुल करके असल संस्कृति को संभाल के अगर कोई रखा है तो वह भारत के गांव ही हैं, जो भारत की असली संस्कृति को बचा करके रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? तो मैक्स मुलर का कहना है कि जो लोग भू विज्ञान का ज्ञान रखते हैं, वनस्पति विज्ञान का ज्ञान रखते हैं, जंतु विज्ञान का ज्ञान रखते हैं, है ना, इन सब चीजों का जो व्यक्ति ज्ञान रखते हैं उनके पास भारत का भी प्रत्यक्ष ज्ञान होना आवश्यक है, तभी उनका ज्ञान संपूर्ण होगा। ठीक है, बात समझ में आया? यानी कि अगर आपसे पूछे मैक्स मुलर के किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है, तो जो भू विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, निर्वंश विद्या, पुरातात्विक, इतिहास, भाषा, इस सब क्षेत्रों में रुचि रखते हैं उनको जो है भारत का भी प्रत्यक्ष ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं? तो जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक गतव्य और पाठनीय है, मैक्स मुलर उसे ही वास्तविक इतिहास मानते हैं। प्राचीन भारत में हिंदू, यूनानी, ग्रीक आदि जातियों के वैचारिक दृष्टिकोण पाठ्य है। चलो, क्वेश्चन है मैक्स मुलर वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं? तो जो राज्य के दुराचार और अनेक जाति के क्रूरताओं की उपेक्षा, है ना, कहीं अधिक ज्ञातव्य है। यानी कि इतिहास हमारा वो है, आप देखो तो अंग्रेजों ने हमारे देश पे 200 साल तक शासन किया, अंग्रेजों ने। उसके बाद हमारे देश के लोगों ने ही देश को बेचा। कभी हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये सब चीज को इतिहास में देखिएगा तो देश जितना ज्यादा समृद्ध था, जितना ज्यादा संपूर्ण था, आज के समय में हमारा देश उतना ही ज्यादा पीछे है। और हमारे लोगों की, जो इस देश में रहने वाले लोगों की विचारधारा है, वही इसके दुश्मन है। कभी भी भारत को विदेशियों से उतना खतरा नहीं हुआ जितना अपने देश के लोगों से अपने देश को खतरा हुआ।
ठीक है, तो इस चैप्टर में यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, ये सब चीज़ें पढ़िए, समझिए, आप जानेंगे। चलिए, इसको इस चैप्टर में टोटल 5 क्वेश्चन ये भी थे, ये खत्म। चलिए, अब इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस चैप्टर के लेखक कौन है? तो ये चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके बारे में अब समझिए, थोड़ा सा इसके कहानी पे चर्चा करेंगे। लेखक से उसकी बेटी पूछती है, कभी कभी बच्चा ऐसा सवाल पूछ देता है ना कि आदमी पूरा किताब लिख देता है, अब टेंशन हो जाता है भाई। लेखक से उनकी बेटी पूछती है कि भाई पप्पा बताइए ये नाखून क्यों बढ़ जाते हैं, हम इसको काट देते हैं फिर बढ़ जाता है। अब सोचो हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो हमको नॉलेज है, आई पहला बार सवाल उनसे पूछा गया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, अब उनको जवाब नहीं पता। अब वो सोच रहे भाई नाखून सही बात है क्यों बार बार बढ़ जाता है, तो वो इस चीज को इतिहास में खोजे, सर्च किए, नाखून के बारे में जानकारी हासिल की और फिर उन्होंने ये चैप्टर को लिखा और हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग भी चर्चा करते हैं। तो जब लेखक की बेटी उनसे पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक सारा चीज पे रिसर्च करके और उस चैप्टर के बारे में हम लोग भी आज पढ़ करके ये ज्ञान हासिल कर रहे हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टेड कहानी है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। चलिए, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। पहला क्वेश्चन, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? याद रखिए कि पहले के जो आदि मानव के लोग थे, आदि मानव के समय के जो लोग थे, वह नाखून से शिकार करते थे, है ना। अभी आप नाखून नहीं काट के आते हैं तो फट्टा लगता है, नाखून काहे नहीं काटा बे? एक समय था कि नाखून काट लेता था तब उसको झापर लगता था, काहे काट लिया बे? समय इतना परिवर्तन हुआ। तो बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती कि अभी भी तुम आदि मानव हो, तुम्हारे अंदर अभी भी पशु वाले लक्षण हैं, तुम इंसान आज न बन गए हो, पहले तुम कभी पशु थे, यानी कि जैसे सभी जानवर है वैसे तुम भी थे। यह बढ़ते नाखून आदमी को याद दिलाता है। समझा? क्या समझा? बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि अभी भी आप में पशुता के लक्षण विद्यमान हैं। बात समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें भाई। लेखक देख रहा है कि भाई दुनिया में एक तरफ कह रहा है कि हम इंसान हैं और दूसरी ओर देख रहे हैं इतना जो है गोली बम बंदूक एटम बम फट रहा है, लोग एक दूसरे का खून कर रहा है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इंसानियत बढ़ रहा है कि लोगों में फिर से जानवर वाले भाव जग रहे हैं। इसी चीज को देख करके वह पूछता है कि जो है मानव किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की? क्या समझे? क्यों पूछता है? अब भाई आप आदमी हैं, दिख रहा है कि आपके नाक कान मुंह शकल हाइट सब आदमी जैसन है, लेकिन फिर भी लोग आपसे पूछ रहा है कि तू आदमी है रे। उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा ना, यानी कि कोई ऐसा कांड किए हैं आप कि आप पे सवाल उठ रहा है कि आप आदमी हैं ना, यानी कि आप जानवर वाला कोई काम किए हैं। और जानवर वाला काम क्या किए? गोली बम बंदूक बना दिए, एक दूसरे पे पटक रहे हैं। क्या लेखक अगला क्वेश्चन, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना संगत है अथवा नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? ठीक है, 2 क्वेश्चन है इसमें, थर्ड नंबर में 2 क्वेश्चन है। लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना संगत है, तो है, नाखून भी एक अस्त्र ही है, तो यह संगत है। और दूसरा क्वेश्चन, यह लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? तो यह उनकी बेटी उनसे पूछी
कि नाखून कैसे बढ़ते हैं, तो उनके सामने उपस्थित हुआ। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य का स्वधर्म क्या है? अपने आप पर संयम और दूसरे के मनोभावों को समादर करना मनुष्य का स्वधर्म है। मनुष्य का स्वधर्म क्या है? कि एक दूसरे पे विश्वास करना, प्रेम भाव से रहना, यह मनुष्य का स्वधर्म होना चाहिए, अपना धर्म होना चाहिए। ठीक है। मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? मनुष्य अपने नाखून को बार बार क्यों काटता है? तो हम अपने नाखून को बार बार इसलिए काटते हैं क्योंकि हम किसी भी बर्बर युग की निशानी नहीं रखना चाहते। हम ये नहीं रखना चाहते हैं कि भाई हम में भी पशुता के लक्षण हैं, इसके लिए हम अपने नाखून को काटते हैं। ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का यही, इस चैप्टर का यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो अक्सर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। के बारे में नहीं, अब नागरी लिपि क्या है? तो आप जो हिंदी का किताब पढ़ रहे हैं, संस्कृत का किताब पढ़ रहे हैं, उसमें जो अक्षर है उसको हम बोलते हैं लिपि। चाहे कुछ हो, ABCD का अक्षर हो, उर्दू का अक्षर कुछ हो, वो सब लिपि कहलाता है। और हम लोग जो हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसको देवनागरी लिपि कहते हैं। ठीक है। अब इसका नाम ऐसे कैसे पड़ा, एक ये कैसे हुआ, इस सब के विशेष विश्लेषण करने से पहले हम आपको ये बता दें कि हर चीज की एक अपनी पहचान होती है। अब आपको शुरू से क ख ग तो पढ़ाया गया है ना। यहाँ पे क ख ग हम लिखते हैं, देखिए क ख ग घ अंग पढ़े हैं, क ख ग पढ़े हैं, आप जानते हैं। लेकिन कोई 3-4 साल के बच्चे को लेके आओ जो कभी स्कूल नहीं गया, ठीक है, और उसको हम लिख देंगे च छ ज झ या, और उसको हम क्या पढ़ाएंगे? बउआ बोलो क, ये बोलो ख, ये बोलो ग, ये बोलो घ, ये बोलो अंग। तो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा ना। और उसके दिमाग में क का अक्षर यही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं जान रहा है। ठीक है। और हम जान रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि क है। अब हमारे कहने का मतलब ये समझिए कि एक पहचान चिन्ह बनाया कि भाई एगो ऐसे खड़ा लाइन, एगो परा लाइन खींच दीजिए तो क हो गया, एक चिन्ह हो गया है। उर्दू में पता नहीं ऐसे ऐसे कैसे कैसे रहता है, इन्ना वाला सब, इसका मतलब कुछ होता है, हमको नहीं पता है। अब भाई ऐसे एगो लाइन एना खींच के एगो एना बीचे से काट दीजिए तो ए हो गया है। एगो लाइन खींच के आधा आधा मिला दीजिए तो बी हो गया। मतलब चिन्ह है, खींच के उसको एक डिजाइन बना रहे हैं, एक ड्राइंग बना रहे हैं, समझिए, तो हम उसको लिपि कह रहे हैं। तो हर चीज को पहचानने का चिन्ह, पहचान चिन्ह है आपके पास, पहचान रहे हैं, वह लिपि है। ठीक है। तो उसी के बारे में मैक्स मूलर जी हम लोगों को पढ़ाए हैं, नागरी लिपि के बारे में। तो एक एक करके अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे कि लिपि क्या होता है। ठीक है। तो इस चैप्टर का जो है पहला क्वेश्चन, देवनागरी में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? अब देवनागरी जो लिपि है इसमें बहुत सारी भाषा लिखी जाती है। पहले तो हिंदी, संस्कृत, ठीक है, उसके बाद जो है खड़ी बोली, विविध बोली, नेपाली, नेवारी, ये सब चीजें जो है देवनागरी की भाषाएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि देवनागरी में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है तो कहिए देवनागरी में संस्कृत, प्राकृत, खड़ी बोली की भाषा लिखी जाती है। और इसके अलावा है ना हिंदी, विविध बोली, नेपाली और नेवारी भाषा भी लिखी जाती है। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, लेखक के किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? लेखक ने किन भारतीय लिपि से देवनागरी का संबंध बताया? भारत में कई सारी लिपि है, उसमें से कौन सी लिपि का संबंध जो है देवनागरी से बताया है?
तो कुछ नाम याद रखिएगा। लेखक ने गुजराती, मराठी, नेपाली और बांग्ला, इन सब का जो है भारतीय लिपि से देवनागरी लिपि का संबंध बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेखक ने पटना से नागरी का क्या संबंध बताया? लेखक ने पटना से नागरी का क्या संबंध बताया? ठीक है, पटना से नागरी का क्या संबंध है? तो नागरी एक शब्द है, ठीक है, और वह शब्द बड़े शहर को बताता है। कोई शहर अगर बड़ा है तो उस शब्द के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? नागरी का। तो पटना से नागरी का क्या संबंध हुआ? तो लेखक को लगता है कि पटना बहुत बड़ा शहर है, इसीलिए उसको नागरी कहा गया है, नागरी से संबंध बताया। ठीक है, याद रहेगा। एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? देवनागरी जो लिपि है उसके अक्षर में स्थिरता कैसे आई? तो उसमें स्थिरता आने का रीजन है टाइप बन जाना। ये कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई टाइप बन जाने के कारण। क्या बन जाने के कारण? टाइप बन जाने के कारण। ठीक है, बड़े बड़े विद्वानों ने जो है इस पे बहुत सारे रिसर्च किए और इस लिपि को जो है इस लायक बनाया, इतनी स्थिरता दी कि कंप्यूटर में भी आया और उसके बाद प्रिंटिंग के लिए किताब उताब में भी यूज होने लगा। बहुत सारे रिसर्च हुए इस पे, है ना। तो इसमें स्थिरता आने का रीजन है इसका टाइप बन जाना। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे, है ना। तो गुर्जर प्रतिहार जो है ना 8वीं शताब्दी में आया था, बाहर से, बाहर देश से। गुर्जर प्रतिहार 8वीं सदी में बाहर देश से आया था और अवंती प्रदेश पर अपना शासन जो है कर लिया। अवंती प्रदेश पर अपना शासन जमा लिया और वहीं रह गया, और बाद में उसने फिर कन्नौज को भी हरा करके उसको भी अपने में मिला लिया और उस पर भी शासन किया। ठीक है, आपसे पूछा जाए गुर्जर प्रतिहार कौन है तो आप बताइए कि गुर्जर प्रतिहार 8वीं शताब्दी में बाहर से आया था और उसने अवंती प्रदेश पर कब्जा कर लिया, बाद में उसने फिर कन्नौज पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, यही है नागरी लिपि। 5 चैप्टर खत्म। छठा बहादुर। अच्छा, बहादुर। बहादुर और बहादुर में क्या अंतर है बताओ? बहादुर और बहादुर में, बहादुर देखा है? इसको देखो, बहादुर तोरे जैसन हो तो, लेकिन जो भी ना बताओ, लाई चूरा खाता है तो खाता है, नानी यहाँ चल जाता है खाने, अपना यहाँ से पेट ना भरता है तो रहता। अगर आप पप्पा के फोन किए तो पप्पा जी कहते हैं वो तो गेल नानी ही है, दीदी यहाँ गेल लाई चूरा पहुंचाने, शिव कुमार यहाँ गेल। अरे तो फुआ हो तो कि दीदी हो तो रे। अब बहादुर के बारे में, सॉरी बहादुर के बारे में पढ़ना है। बहादुर कौन था? चलो, बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। ये सब एंटरटेनमेंट। तो सबसे पहले बहादुर कौन था? तो कहानी शुरू होता है नेपाल से। कहाँ? नेपाल में। अब बहादुर की माई ओकरा भेज देती है भैंसी चराने के लिए, तो जाओ भैंसी चराओ। हो गया भैंसी चराने, देखा भैंसी तनी बदमाशी कर रहा है, भैंसी को धोके कूट दिया, मारा 2-4 फट्टा। अब भैंसियों होशियार है, तोरा अगर मारता है तो तू बड़ भाई मार दिया, बड़ बहन मार दी तो कंप्लेन करने लग जाती है ना मम्मी पापा के पास, वैसे ही वो भैंसी चल गया ओकरा मम्मी के पास। अब वो उसकी मम्मी को पता चल गया भैंसिया मेरे पास आया, भाग के मतलब ही मारा है। अब उसकी माँ गई बहादुर को कूट दी। अब बेचारा डर है माई के मार के डर से सारा दिन सारा रात जंगल में छुपा रहा। सुबह उठा, गया शिखर पर से पैसा 4 गो निकाला, 4 पैसा निकाला और पैसा लेकर के वहां से भाग गया। माँ के मार के डर के कारण वो घरे से भाग गया। अब भाग के गया कहाँ? एक बस स्टैंड पे गया। अब यहाँ से लेखक का कहानी शुरू होती। ठीक है, लेखक का नाम क्या है? बहादुर के लेखक के अमरकांत, विनोद
नहीं, हाँ अमरकांत, अमरकांत, अमरकांत जी का एक अलग समस्या है। क्या समस्या है? ओकरा भाई भौजाई सबके घर पे देखता है नौकर चाकर लागल है, बर्तन धोए वाला नौकर, घर बाहर के लिए नौकर, सब चीज के लिए नौकर चाकर लगा हुआ है, आ इसके घर में नौकरी नहीं है। इसके लिए इसकी बीबी रोज एक से झगड़ा करती है, हमारा घर में नौकर चाकर है, हमारे घर में ये नहीं है, हमरो नौकर चाहिए। तो लेखक के जो साला है वो क्या करता है, देखता है वो बच्चा को वहां पर, उसको उठा के ले आता है घर, बस स्टैंड से घरे लाता है, तो नौकर के नौकर मिल जाता है, सभी लोग ओकरे पर धाक जमाता है। बहादुर एकदम 12-13 साल का लड़का रहता है, हट शरीर, एकदम उजला शर्ट नीला कमीज पहने रहता है, गर्दन में जो है रुमाल स्काउट की तरह बंधले रहता है ना। लेके आता है उसको घर पे, लेखक के लोग, घर लेखक, उसकी पत्नी, सभी उससे उसका नाम पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? बोलता है मेरा नाम है दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। उसकी पत्नी कहती है इतना बड़ा नाम रखने से बहुत दिक्कत है, दिल हटा दो, सिर्फ बहादुर, और उसका नाम रख दिया बहादुर। अब वो बहादुर घर में काम करने लगा तो सभी लोग उसी पे आश्रित हो गए, बहादुर ये काम, बहादुर वो काम, बहादुर ये, बहादुर वो, बहादुर दिस, बहादुर दैट। ठीक है, बहुत काम हुआ। अब रीजन क्या था कि सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि काम तो करवाइबे करता था, लेकिन नौकर नौकर होता है। उसका बेटवा जेनी से आता था 2-4 गोहिन देता था उसको, गाली देता था बोनस में। अब धीरे धीरे हुआ क्या कि एक दिन उसके घर एगो रिश्तेदार आया, उसका 11 रुपया चोरी हो गया। कैगो? ओकरा पते नहीं कैगो चोरी हो गया, कैगो चोरी हो गया? सर जी 11 चोरी भेल रही तो हम ही दे देती। अरे जिस जमाना में कहानी लिखा गया उस समय 1100 था। चोरी का इल्जाम लगा दिया उस पर। अब चोरी का इल्जाम लगा दिया तो सब मिलके कूट दिया उसको। अब बेचारा क्या करे, घरे छोड़ के भाग गया बोरे बोरे, न अपन कमाई लिया, न कपड़ा लत्ता, कुछ नहीं लिया, चुपे चापे सब सुतले था क्या, घरे छोड़ के भाग गया। भाई किसी को आप प्रताड़ित कीजिएगा, कितना बर्दाश्त करेगा, लिमिट होता है। भाग गया। उसके भाग जाने के बाद सबको अफसोस हो रहा था, लेकिन क्या फायदा अफसोस कर। तो इसमें ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है जिसका जवाब आपको देना है। पहला क्वेश्चन, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करिए, है ना। तो बहादुर के बारे में बताइए कि गोरा चपटा मुंह, उसके बाद जो है नीली पैंट, उजला शर्ट, गर्दन में स्काउट की तरह जो है रुमाल बांधे हुए था, है ना। यही सब बताना है। जो पहली बार देखे थे उसे भूरे रंग का पुराना जूता पहना हुआ था। अगला क्वेश्चन, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी है? क्योंकि लेखक के सब भाई के घर में देखता है कि नौकर उकर है, तो उसको लगता है कि हमारे घर में भी नौकर रखना जरूरी है। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? ठीक है, तो जो है लोग उस पे दिन रात मारते थे, गाली देते थे, और लास्ट में चोरी का इल्जाम भी लगा दिया, इसीलिए लेखक का घर छोड़ करके जो है बहादुर भाग गया। क्या? अगला क्वेश्चन, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? जब बहादुर चला जाता है तब पता चलता है कि वह कितना ईमानदार, कितना कर्मठ, कितना मेहनत वाला लोग था। वो कहावत है ना कि रहे तो मन न भावे, या चल जाए तो मन पछताए। बेचारा था तो सब गरियाता था, मारता था, और चल गया तो सबको अफसोस हो रहा है, ओहो बेकार कर दिया। लेकिन क्या फायदा, पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी आपको पछतावा नहीं हो रहा है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन रोइएगा, क्या फायदा बे। वो दिन झूठो के कमतई केहू से माई बाबू न मारे रिजल्ट के दिन। अरे भाई रोता कौन है? जो रियली में मेहनत किया उसको दर्द होता है, अरे यार मेहनत किए थे, मेरा रिजल्ट मेरे सोच के हिसाब से नहीं आया। आप भर दिन फुटानी कर रहे हैं और रिजल्ट के दिन रोइएगा। हमारा जैसन बाप रहे तो मारे हथौड़ी कपार पर, कहानी कत्तौ। नहीं, चलो मजाक कर रहे हैं, सीरियस नहीं हो। तो सबको पछतावा काहे हो रहा था वो तो समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपना घर छोड़ के कहाँ भागा था? माँ के मार के डर के कारण घर छोड़ कर।